तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने सीरिया में इजरायली हमले के बाद इजरायल को लेकर बेहद तीखा और चेतावनी भरा बयान दिया है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि इजरायल पूरे मिडिल ईस्ट को खून, अशांति और टकराव में डुबाने की कोशिश कर रहा है। एर्दोगान ने कहा, 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में 58,000 फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 1,38,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। लेकिन इजरायल यही नहीं रुका। उसने लेबनान, यमन और ईरान तक हमला किया और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया। अब वह रूस समुदाय की आड़ लेकर हमारे पड़ोसी सीरिया में भी 2 दिन से बमबारी कर रहा है। एर्दोगान ने कहा कि इजरायल एक आतंकवादी देश है जिसे न कानून की परवाह है न नैतिकता की। वो घमंडी, बेलगाम और खून का प्यासा है। इस वक्त पूरे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या इजरायली आक्रामकता को उन्होंने करार दिया। हालांकि सवाल तो यह है, जिस अमेरिका का सबसे प्यारा तुर्की बना फिरता है, उसी अमेरिका का एक और प्यारा इजरायल भी है। ऐसे में क्या एर्दोगान गाजा और इजरायल पर खुलकर बोलेंगे? ये सवाल अपने आप में पूरे मिडिल ईस्ट में गूंज रहा है। एर्दोगान ने अपने बयान में चेताया कि अगर इस राक्षस को अभी नहीं रोका गया तो यह पूरे क्षेत्र ही नहीं, पूरी दुनिया को आग में झोंक देगा। उन्होंने कहा कि हम सब स्पष्ट रूप से देख रहे हैं और बीते 2 सालों से इसे हर मंच पर उठा रहे हैं। साथ ही तुर्की अपनी सुरक्षा को लेकर हर संभावित स्थिति के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। एर्दोगान ने कहा, सीरिया की एकता, संप्रभुता और विविधता की रक्षा करना तुर्की की मूल नीति है और हम सीरिया को बांटने की किसी भी योजना को कल भी नहीं मानते थे, आज भी नहीं मानते और भविष्य में भी नहीं मानेंगे। एर्दोगान ने अपने बयान में आगे कहा, जो लोग सीरिया को उत्तर से दक्षिण तक एक कॉरिडोर बनाकर बांटना चाहते हैं वो गलतफहमी में हैं और जल्द ही समझ जाएंगे कि उन्होंने बड़ी भूल की है। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. ऐसे में सवाल उठता है कि एर्दोगान सिर्फ बातें करेंगे या फिर इसराइल को लेकर कोई बड़ा फैसला करेंगे, जैसे कि युद्ध। हाल ही में ईरान ने इसराइल के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया था। ईरान ने तब जवाबी पलटवार किया जब 13 मई के दिन ईरान पर हमला हुआ था इसराइल के द्वारा। लेकिन तुर्की की तरफ से सिर्फ बयानबाजी चल रही है और हर बार सिर्फ धमकियों तक ही तुर्की रुक जाता है। सवाल यह है कि सीरिया की रक्षा करने के लिए एर्दोगान तो बोल रहे हैं, लेकिन उसके आगे क्या सैन्य कार्रवाई करेंगे, इसका कोई पता नहीं है। एर्दोगान ने अपने बयान में कहा, सीरिया के कुर्द भी हमारे अपने भाई बहन हैं, जैसे हमारे देश के कुर्द। हम उन्हें कभी ज़ायोनिस्ट ताकतों की साजिश का शिकार नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि अरब, तुर्क, कुर्द, ईसाई, सुन्नी, अलावी, ड्रुज, हर समाज का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व ही हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक स्थिर सीरिया पूरे क्षेत्र में स्थिरता लाएगा। एर्दोगान ने सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अल शरा से बातचीत की जानकारी भी साझा की और बताया कि दोनों देशों के मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियां संपर्क में हैं। खासतौर पर स्वेदा क्षेत्र की स्थिति पर करीबी नजर रख रही हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की की कोशिशों से एक दिन पहले युद्ध विराम हुआ था, लेकिन आज इसराइल के भड़काए गए हथियारबंद गुटों ने इसे तोड़ दिया। इसराइल न गजा में शांति चाहता है और न सीरिया में। उन्होंने ये भी कहा कि मारे गए सीरियाई नागरिकों के लिए वे अल्लाह से रहमत की दुआ करते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि तुर्की हमेशा सीरियाई जनता के साथ खड़ा था और खड़ा रहेगा। सवाल यह है कि क्या सिर्फ सीरियाई जनता के लिए संबोधन दे देना इसराइल को शांत करा देगा या फिर सैन्य कार्रवाई के लिए भी तुर्की आगे बढ़ेगा? एक समय जिन ईरानी ड्रोन को अमेरिका और उसके सहयोगी उड़ने वाले स्कूटर कहकर मजाक उड़ाते थे, अब वही ड्रोन पूरी दुनिया के युद्ध समीकरण बदल रहे हैं और अमेरिका अब उन्हीं के जैसे ड्रोन बनाने को मजबूर हो चुका है। अमेरिका ने हाल ही में लुकास नाम का एक नया ड्रोन पेश किया है, जिसे अरिजोना की कंपनी स्पेक्ट्रवर्क्स ने विकसित किया है और यह ड्रोन अब पेंटागन की उम्मीद बन चुका है। लेकिन सवाल तो यह खड़ा होता है कि क्या यह उम्मीद बहुत देर से जागी है? ईरान का शाहिद 136 ड्रोन, जो कि बेहद सस्ता, खतरनाक और आत्मघाती हमला करने वाला ड्रोन है, पहले ही यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के युद्धों में अपनी घातक क्षमता का प्रदर्शन कर चुका है। रूस ने शाहिद की मदद से यूक्रेन पर एक ही दिन में 728 ड्रोन दागे और अब वह इसके मॉडिफाइड वर्जन गेरान 1 और गेरान 2 भी बना रहा है। इसी बीच अमेरिका ने लुकास ड्रोन को लॉन्च कर दिया है, जो मल्टी रोल मिशन के लिए तैयार किया गया। यह कम्युनिकेशन रिले से लेकर स्वार्म अटैक तक कर सकता है और इसमें मॉड्यूलर पेलोड, रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ
ट्रक लॉन्च क्षमता और कठोर परिस्थितियों में काम करने की पूरी ताकत बताई गई। लेकिन फर्क यह है कि ईरान का शाहिद 136 महज $20,000 में दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को थका देता है, जबकि पश्चिमी देशों में एक एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लाखों डॉलर होती है। ईरान के शाहिद अब एक रणनीतिक हथियार बन चुके हैं जो दुश्मन की एयर डिफेंस को सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि थोक हमलों से पराजित करते हैं। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अब युद्ध का भविष्य कम लागत वाले अनट्रीटेबल सिस्टम्स में है, जहां 100 में से 50 ड्रोन भी पहुंच जाएं तो जीत संभव है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लुकास को भी उसी सिद्धांत पर तैयार किया गया, सस्ता, भरोसेमंद और बार बार इस्तेमाल होने वाला। यह ड्रोन अमेरिका के म्यूजिक नेटवर्क के जरिए एक मल्टी डोमेन कॉम्बैट सिस्टम में काम करेगा और मित्र देशों को ड्रोन कम्युनिकेशन और स्वाम ऑपरेशन में मदद करेगा। लेकिन जब ईरान के शाहिद ड्रोन पहले ही मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में अपना खौफ बिखेर चुके हैं, तो लुकास कितना ताकतवर, असरदार होगा, यह देखना बाकी है। अमेरिका भले ही लुकास को एक नया टेक्नोलॉजिकल जवाब माने, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि यह जवाब देर से आया और संभव है कि वह उन जमीनी हालातों के सामने कमजोर पड़ जाए जिनमें शाहिद 136 ने अपनी भूमिका और उपयोगिता साबित की है। सवाल यही है, क्या लुकास अमेरिकी जवाब है और क्या पश्चिमी प्रतीक जो युद्ध की नई परिभाषा को समझने में देर कर बैठा है? फिलहाल इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि अमेरिका का शाहिद जो पहले से ही बेहतरीन है, उसका कितना पीछा कर पाएगा अमेरिका का लुकास। गाजा पट्टी में एकमात्र कैथोलिक चर्च होली फैमिली पर इजरायली सेना ने गोले बरसाए। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य लोग घायल हैं। इन घायलों में चर्च के पादरी गैब्रियल रोमानेली भी शामिल हैं। दरअसल चर्च परिसर में सैकड़ों फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी थी, जिसमें बच्चे और दिव्यांग लोग भी शामिल थे। इजराइल ने इस हमले को दुर्घटना बताते हुए खेद व्यक्त किया है। इजराइल ने कहा कि वो इसकी जांच कर रहा है। हमले में चर्च की इमारत को भी काफी नुकसान पहुंचा है, जहां कई बुजुर्ग और मासूम लोग मौजूद थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले को लेकर खेद जताया है। नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा, इजराइल को इस बात का गहरा दुख है कि एक भटका हुआ गोला गाजा के होली फैमिली चर्च से टकराया। हर एक निर्दोष व्यक्ति की जान का नुकसान एक त्रासदी है। इस हमले की पोप लियो ने कड़ी निंदा की है और तत्काल युद्ध विराम की अपील की है। उन्होंने पीड़ितों के लिए शोक संदेश में कहा कि वो शांति और सुलह की आशा करते हैं।